हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो गैस है वो सिंगल पार्टिकल से मिलके नहीं बनती, वो ढेर सारे पार्टिकल से मिलके बनी होती है। सपोज कर लिया हमारे पास एक गैस है, कोई भी गैस ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ढेर सारे पार्टिकल्स है। सपोज कर लिया इसके अंदर कितने पार्टिकल है, टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मे बी ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है विथ डिफरेंट वेलोसिटी, ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सपोज इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। मे बी ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसकी वेलोसिटी v3 है, एंड सो ऑन। इसकी वेलोसिटी सपोज कर लिया vn है। ओके, यानी हमारे पास ढेर सारे पार्टिकल्स है और उन सब की वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है, और वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिक्कत ये आ जाती है क्योंकि जो गैस के पार्टिकल हैं उनको हम देख नहीं सकते और एक सिंगल पार्टिकल को हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो हम इस गैस का बिहेवियर कैसे चेक करें। तो इसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक फॉर्मूला दिया जिसके हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैलकुलेट किया कि एक गिवन वेलोसिटी रेंज के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। सपोज कर लिया हमें एक वेलोसिटी रेंज दे दी v2 v प्लस dx। इन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली कि इस वेलोसिटी रेंज में पार्टिकल्स के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और उसके बाद उन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि इस वेलोसिटी रेंज में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ओके, तो सपोज कर लिया कि एक पार्टिकल है, एक गैस पार्टिकल कंसिडर कर लिया। सपोज ये p पोजीशन पे है। ओके, क्योंकि एक वेलोसिटी क्या है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज कर लिया ये vx कोऑर्डिनेट है, ये vy कोऑर्डिनेट है, ये vz कोऑर्डिनेट है। ओके, और इस पॉइंट p के वेलोसिटी कंपोनेंट सपोज कर लिया ये vx vy और vz। ओके, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा हमारा, रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा हमारा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक है, जब हमारे पार्टिकल कैसे हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब जो पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से। ओके, तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। और हमें पता है कि जब नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स हैं और हमें उनकी क्या है, वेलोसिटी पता हो, तो उनकी एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी हमारी, हाफ ऑफ m v स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम v की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ m v x स्क्वायर प्लस v y स्क्वायर प्लस v z स्क्वायर। ओके, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग probability of finding the particle from velocity range v to v plus dv वो किसके बराबर आ जाएगी, probability of finding the particles in velocity range from v to v plus dv is equal to, ये क्या है, probability of finding the particle in velocity range v to v plus dv। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस ऑफ e की पावर माइनस e बाय के बी टी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ओके, यहाँ पे ये जो डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस स्फीयर की वॉल्यूम को जो वी टू वी प्लस डी वी के अंडर आती है। यानी अगर मेरे पास एक स्फीयर है जो रिप्रेजेंट, जिसकी रेडियस क्या है, v है, और एक अनदर स्फीयर ले लिया मैंने जिसकी रेडियस क्या है मेरी, v प्लस डी वी है, तो इसके बीच का जो ये एरिया है, सॉरी इसके जो बीच का ये जो पार्ट है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ओके, तो जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वेलोसिटी रेंज v टू v प्लस dv क्या हो जाएगी हमारी,
dvx dvy dvz, सॉरी यहाँ पे dvz आएगा, इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ऑफ ई बाय के बी टी डी एक्स dvy dvz। ओके, अब ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करी है, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वेलोसिटी रेंज फ्रॉम v टू v प्लस dv। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर एक हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी उसकी, 1 रहेगी, क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसकी, मतलब हमें कोई डाउट नहीं है कि ये है या नहीं, क्योंकि वो चीज़ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1 रहेगी। ऐसे ही हमारे गैस के पार्टिकल्स हैं। ओके, गैस के पार्टिकल्स हमारे स्पेस में एग्जिस्ट करें तो उनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या रहेगी, 1 रहेगी ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी वी एक्स पी वी वाई वी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, हमारी 1 के। ओके, क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करा है तो हमें इंटीग्रेशन टर्म कितनी लेनी पड़ेगी, 3। तो इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, जब मैं इस इक्वेशन 1 को इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए ई की पावर माइनस ऑफ, यहाँ पे ई की वैल्यू हम यूज करते हैं हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर। तो किसके बराबर आ जाएगा, हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय के टी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, वी वाई वाले टर्म को अलग इंटीग्रेशन में ले लेते हैं और वी जेड वाले टर्म्स को अलग इंटीग्रेशन में ले लेते हैं। तो किसके बराबर आ जाएगा, ई की पावर माइनस ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी डी वी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एम ई की पावर माइनस ऑफ एम वी वाई स्क्वायर डी वी वाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एम वी जेड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 के वी टी रह गया, डिवाइड बाई 2 के टी और साथ में आएगा कॉन्स्टेंट ए इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसके बराबर था, गैमा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अल्फा की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पे जो एन है वो क्या है, एक्स के ऊपर कौन सा इंटीजर है, यानी क्या है, ये एक इंटीजर। ओके, जब मैं इस इंटीग्रेशन टर्म को इसके साथ कंपेयर करती हूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, ए, यहाँ पे एक्स की एन की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, गैमा ऑफ 1/2 अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m डिवाइड बाई 2 के बी टी, तो कितना आ जाएगा, m डिवाइड बाई 2 के टी की पावर 1/2 डॉट, सेम यहाँ पे आ जाएगा गैमा ऑफ 1/2 m डिवाइड बाई 2 के टी की पावर 1/2 गैमा ऑफ 1/2 m डिवाइड बाई 2 के टी की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और गैमा ऑफ 1/2 किसके बराबर होता है, हमारा रूट पाई के। ठीक है, ये आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म है जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जो CSI या नेट फिजिक्स के लिए वो टोटली मैथमेटिकल होता है। तो आप हर एक जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूले आते हैं आप उनको अच्छे से कीजिएगा ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, तो प्लीज़ उनको अच्छे से याद रखिएगा। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ए पाई की पावर कितनी आ जाएगी हमारी, 3/2 डिवाइड बाई m डिवाइड बाई 2 के टी की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 इज इक्वल टू, हम
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे, ए इज इक्वल टू, ये टर्म इस साइड जाके क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाय 2 पाई के टी की पावर 3/2। ओके, तो जब मैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू यूज़ करती है तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वेलोसिटी रेंज फ्रॉम v टू v प्लस डी वी, वो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है हमारी, m डिवाइड बाय 2 पाई के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ऑफ m v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 के टी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ये इक्वेशन हमारी क्या रिप्रेजेंट करी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वेलोसिटी रेंज v टू v प्लस डी वी। अगर हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ओके, देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वेलोसिटी रेंज फ्रॉम v टू v प्लस डी वी वो कितने हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, n से, तो कितना आ जाएगा हमारा n p v x v y v z डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड इज इक्वल टू m डिवाइड बाय 2 पाई के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ऑफ m v स्क्वायर बाय 2 के टी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास अगर एक वेलोसिटी रेंज दे रखी है v टू v प्लस डी वी, तो उस वेलोसिटी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। ओके, तो इस इक्वेशन से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वेलोसिटी रेंज v टू v प्लस डी वी फॉर 3 डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट कितना किया था, कितना आया था, m डिवाइड बाय 2 पाई के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ऑफ हाफ ऑफ m v x स्क्वायर प्लस v y स्क्वायर प्लस v z स्क्वायर डिवाइड बाय के टी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ओके, ये किसके लिए है, फॉर 3 डायमेंशन। अगर हमें क्या दिया जाए, एक 2 डायमेंशनल स्पेस दे दिया जाए, तो फॉर 2 डायमेंशनल स्पेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वेलोसिटी रेंज v टू v प्लस डी वी, तो किसके बराबर आ जाएगा, फॉर 2 डायमेंशनल स्पेस कितना आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट रहेंगे, या तो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहेगा या वाई जेड कोऑर्डिनेट रहेगा या जेड एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, कोई भी 2 ही कोऑर्डिनेट रहेंगे। सपोज कर लिया सिर्फ हमें एक 2 डायमेंशनल स्पेस दे रखा है जिसमें हमें एक्स और वाई कंपोनेंट दिए गए हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या हो जाएगी, m डिवाइड बाय 2 पाई के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ऑफ हाफ m के टी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर डी वी एक्स डी वी वाई। ओके, और अगर हम बात करें, सॉरी यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्पेस है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, और अगर हमें 1 डायमेंशनल स्पेस दे दिया जाए तो फॉर 1 डायमेंशनल स्पेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या हो जाएगी, क्योंकि अब की बार हमें 1 डायमेंशनल स्पेस दिया गया है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होगा, या तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा या वाई होगा या जेड होगा। सपोज कर लिया हम एक्स कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं फॉर 1 डायमेंशनल स्पेस, यानी हमारा जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वी एक्स वेलोसिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल क्या रहेगी, m डिवाइड बाई 2 पाई के टी की पावर 1/2 ई की पावर माइनस ऑफ m वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी डी वी एक्स। ओके, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में 2 डायमेंशनल स्पेस भी दे देता है और 1 डायमेंशनल स्पेस भी दे देता है, तो हमें ये वाले फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। ओके, और अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ऑफ वी एक्स, यानी कोई भी अगर हमें गैस दे रखी है और उसके जो पार्टिकल हैं वो वी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उन सब की एवरेज क्या रहेगी, उसकी वेलोसिटी, उन सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी की एवरेज क्या रहेगी, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और हमें पता है कि जो एवरेज होती है वो किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इनटू जो भी हमें फंक्शन दिया गया है जिसकी हमें एवरेज कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा वी एक्स, और यहाँ पे आएगी वॉल्यूम टर्म डिवाइडेड बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी इनटू
वॉल्यूम। ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर एवरेज। कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वी एक्स हो सकता है, वी वाई हो सकता है, वी जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। ओके तो अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यूज करते हैं फॉर 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके तो प्रोबेबिलिटी एवरेज ऑफ वी एक्स इफ वी हैव ए गैस whose particles are moving in 3 dimensional space, then integration minus infinity to infinity p। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा m डिवाइड बाई 2 पाई के टी, m डिवाइड बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस ऑफ m वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी वी एक्स डी वी एक्स। ओके प्लस इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ m वी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी डी वी वाई इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ m वी जेड स्क्वायर डी वी जेड। ओके यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फैक्टर था e की पावर माइनस ऑफ m वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी, इसको क्या कर लिया, सेपरेट किया है। इसको 3 टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये e की पावर माइनस ऑफ m डिवाइड बाई 2 के टी वी एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर माइनस ऑफ m डिवाइड बाई 2 के टी वी वाई स्क्वायर डॉट e की पावर माइनस ऑफ m डिवाइड बाई 2 के टी वी जेड स्क्वायर। ओके मैंने इसको बस अलग अलग किया है और इसको फिर ऐसे रिप्रेजेंट किया बस। ओके इसको हम फर्दर क्या रखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी m डिवाइड बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2 e की पावर माइनस ऑफ m वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी डी वी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ m वी वाई स्क्वायर बाई 2 के टी डी वी वाई इंटू इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस ऑफ m वी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी डी वी जेड। ओके m डिवाइड बाई इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, क्योंकि ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है और जब मैं इंटीग्रेशन से बाहर लेती हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगी। ओके और हमें पता है कि इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, जब हमारे पास लिमिट क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट हो और हमारा अंदर का जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड फंक्शन हो, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0, क्योंकि हमारा जो ये वाली टर्म है वो क्या है, एक इवन टर्म है, तो ये वाला फैक्टर क्या है, इवन है, और ये वाली टर्म क्या है, एक ऑड टर्म है, तो ये वाला फैक्टर क्या है, एक ऑड फैक्टर है। ओके और जब मैं इवन इंटू ऑड करती हूँ तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो ऑड आता है, तो यानी हमारा जो इंटीग्रेशन का फैक्टर है इस टर्म का वो क्या है, एक ऑड टर्म है, और यहाँ पे जो लिमिट्स दे रखी है वो इक्वल एंड अपोजिट दे रखी हैं, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके और बाकी टर्म क्या है, उनका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो जब हम किसी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0, तो ओवरऑल इस टर्म का रिजल्ट क्या रहता है हमारा, 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक गैस है जो 3 डायमेंशन जिसके पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसके पार्टिकल्स के एक्स कंपोनेंट की एवरेज कितनी रहेगी, 0। ओके सिमिलरली अगर हम वाई कंपोनेंट की एवरेज लेते हैं वो भी 0 रहेगी, और जेड कंपोनेंट की अगर हम एवरेज लेते हैं वो भी 0 रहेगी। ओके नाउ अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, एवरेज ऑफ वी एक्स वी वाई कंपोनेंट। ओके तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ m वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी टी वी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस यहाँ पे 2 के टी रह गया, e की पावर m वी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी वी वाई, यहाँ पे वी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वी एक्स है ना तो यहाँ पे वी एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वी वाई वाला
वी वाई वाले इंटीग्रेशन के साथ चला जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एम वी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2kt डी वी जेड। ओके, डिवाइडेड बाय नीचे ये वाला फैक्टर सेम रहेगा। ओके, तो जब ये भी फिर से क्या है, एक ऑड फंक्शन है और ये भी एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 0। तो हमारी एवरेज अगर हम लेते हैं वी एक्स और वी वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी की, तो वो क्या रहेगी, 0। ओके, तो सिमिलरली हमारी एवरेज ऑफ वी वाई वी जेड इज इक्वल टू 0, वी जेड वी एक्स इज इक्वल टू 0, वी एक्स वी वाई वी जेड इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी एवरेज कैसे निकालें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2kt वी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी वी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एम वी वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ पे 2kt। ओके, इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एम वी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2kt डी वी जेड, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2kt डी वी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एम वी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2kt डी वी वाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एम वी जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2kt डी वी जेड। ओके, जो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा और डी इस वाले टर्म से जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा, तो ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल। और सिमिलरली वी जेड वाले टर्म से जो प्रोडक्ट आएगा और नीचे जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या रहेगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2kt वी एक्स स्क्वायर डी वी एक्स डिवाइड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2kt डी वी एक्स। ओके, अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था अभी, क्या कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स की एन ई की पावर माइनस ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसके बराबर था, गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अल्फा की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई। जब हम इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो n की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 1 3/2, तो गैमा ऑफ 3/2, गैमा ऑफ 3/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, हाफ ऑफ रूट गैमा ऑफ 1/2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 रूट पाई। मैं इस चीज़ को लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ पाई/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ पाई/2। ओके, और जब हम नीचे वाले टर्म को सोल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, और यहाँ पे एक फैक्टर रह गया, अल्फा की पावर n प्लस 1/2। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, m डिवाइड बाई 2kt, m डिवाइड बाई 2kt की पावर 3/2। ओके, जब हम इस टर्म को सोल्व करते हैं, इस टर्म को सोल्व करेंगे तो सिमिलरली इसके साथ कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी vx की टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो n की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 प्लस 1 1/2, तो गैमा ऑफ 1/2 किसके बराबर था हमारा, रूट ऑफ पाई। ओके, और अल्फा क्या है यहाँ पे, सेम है, m डिवाइड बाई 2kt, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा m डिवाइड बाई 2kt की पावर, यहाँ पे n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है, 0, 1/2, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/2। तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितनी टर्म रह जाएगी हमारी, सिर्फ m डिवाइड बाई 2kt, और यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2kt डिवाइड बाई m। ओके, और साथ में क्या है, एक 1/2, 2 से
2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा KT बाई M। इस डिस्कशन से हमने क्या मिला कि एवरेज ऑफ Vx² वो किसके बराबर आई है हमारी KT बाई M। ओके, अगर हम इस टर्म के ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे n, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा n इंटू के, वो किसके बराबर होता है R के, तो ये क्या हो जाएगा RT बाई, और अगर हम एक पार्टिकल के मास से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आ जाएगा हमारा टोटल मास, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो हम कह सकते हैं एवरेज ऑफ Vx² वो किसके बराबर जाएगी RT बाई M। ओके, और एवरेज ऑफ Vy² वो भी किसके बराबर आ जाएगी RT बाई M, और एवरेज ऑफ Vz² वो किसके बराबर आ जाएगी हमारी RT बाई M। ओके, अगर हमें ऐसे दे दिया जाए एवरेज ऑफ Vx², Vy², Vz², तो ये किसके बराबर आ जाएगी एवरेज ऑफ Vx², एवरेज ऑफ Vy², एवरेज ऑफ Vz², ये किसके बराबर आ जाएगी हमारी RT बाई M। ओके, एक ये RT बाई M इस टर्म के लिए, इसके लिए भी आएगा सेम RT बाई M, इसके लिए भी आएगा हमारा RT बाई M, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी हमारी 3। तो एवरेज ऑफ Vx² Vy² इंटू Vz² वो किसके बराबर आ जाएगी हमारी RT बाई M की पावर 3। ओके, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो CSIR नेट गेट और जस्ट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। और हम अब कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में इस टॉपिक से पूछी गई थी। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है गेट की, तो इसमें क्या बोला गया है, ए क्लासिकल गैस ऑफ मोलिक्यूल इच ऑफ मास m इन द थर्मल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। The velocity component of molecules along the Cartesian coordinates are Vx, Vy and Vz. The mean value of Vx plus Vy²। हमें क्या निकालना है एवरेज ऑफ Vx प्लस Vy और इसका क्या है स्क्वायर। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे सोल्व कर लेते हैं। एवरेज ऑफ इसको होल स्क्वायर खोल लेते हैं तो क्या आएगा हमारा Vx² प्लस Vy² प्लस Z 2Vx Vy। ओके, जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो क्या आएगा हमारा Vx² प्लस एवरेज ऑफ Vy² प्लस एवरेज ऑफ 2Vx Vy। ओके, और हमने अभी पढ़ा था एवरेज ऑफ Vx² वो क्या थी RT बाई M या फिर KT बाई M, तो ये क्या आ जाएगा KT बाई M प्लस इसके लिए भी KT बाई M प्लस हमें पता है कि एवरेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग Vx एंड Vy वो क्या थी 0, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2KT बाई M, तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो CSIR नेट की प्रॉब्लम है। इसमें क्या दे रखा है, कंसिडर ए Maxwellian distribution of the velocity of a molecule of an ideal gas. Let Vmp and Vrms denote the most probable velocity and root mean square velocity. Then यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं कर रखी, यहाँ पे क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ Vmp डिवाइड बाय Vrms। ओके, ये हमें कैलकुलेट करना था। और हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो की थी उसमें क्या था कि वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो क्या था रूट ऑफ 2KT बाई M, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये क्या था हमारा रूट ऑफ 3KT बाई M। ओके, ये क्या है हमारा Vrms। तो हमें दिया गया है कि रेशियो ऑफ Vmp डिवाइड बाय Vrms, तो ये कितनी आ जाएगी रूट ऑफ 2/3, तो हमारा ऑप्शन हो जाता C। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जस्ट की प्रॉब्लम है। इसमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m इन ए थिन लॉन्ग वायर एट टेम्परेचर T follow a one-dimensional Maxwellian distribution
द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि फॉर जनरलाइज्ड फॉर्मूला हम लोगों ने किया था कि फॉर n डायमेंशनल स्पेस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज गिवन बाय रूट ऑफ n-1, यहाँ पे n-1 kT/m। ये क्या है? जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर n डायमेंशनल स्पेस, यानी अगर हमें n डायमेंशनल स्पेस दे रखा है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसके बराबर आएगी? रूट ऑफ n-1 kT/m। यहाँ पे n क्या दे रखा है? 1 डायमेंशन, यानी n की वैल्यू कितनी है हमारी? 1। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर 1 डायमेंशनल स्पेस वो किसके बराबर आ जाएगी? 0। तो हमारा ऑप्शन हो जाता सी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो CSIR नेट की है। तो इसमें क्या दे रखा है? लेट Vx, Vy, Vz denote the components of velocity along x, y and z direction of an ideal gas particle. Okay, at the absolute temperature T, the average value of a product Vx square, Vy square, Vz square is proportional to। तो इसने बोला है कि एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Vx स्क्वायर हमें क्या निकालना है? एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर। ओके, तो हमें पता है एवरेज वैल्यू ऑफ Vx स्क्वायर वो किसके बराबर थी? RT/m। ओके, या फिर KT/m। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? RT/m फॉर Vx स्क्वायर, RT/m फॉर y स्क्वायर, RT/m फॉर Vz स्क्वायर। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी हमारी? 3। तो इसने बोला है कि टेम्परेचर के किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3। तो हमारा ऑप्शन हो जाता ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो CSIR नेट की है। इसमें क्या दे रखा है? द स्पीड v of a molecule of mass m of an ideal gas obey Maxwell's velocity distribution law at equilibrium temperature T. Okay, let Vx, Vy, Vz denote the components of velocity and k the Boltzmann constant. Okay, then the average value of alpha Vx minus beta Vy का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है? अल्फा Vx माइनस बीटा Vy का स्क्वायर। इसकी क्या निकालनी है? एवरेज ऑफ अल्फा Vx माइनस बीटा Vy का स्क्वायर। तो जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा? एवरेज ऑफ अल्फा Vx स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर Vy स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा Vx Vy। ओके, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा क्या है? तीनों अलग अलग आ जाएंगे ना। अल्फा स्क्वायर Vx स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर Vy स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एवरेज ऑफ Vx Vy। ओके, तो हमें पता है कि ये टर्म किसके बराबर है? 0। ठीक है, तो हमारा इसकी वैल्यू क्या थी? अल्फा स्क्वायर KT/m प्लस बीटा स्क्वायर KT/m। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? KT/m कॉमन आ जाएगा, तो हमारा क्या रह जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाता बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू KT/m। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी CSIR नेट की ही है। इसमें क्या दे रखा है? ए गैस ऑफ मोलिक्यूल each having mass m is in thermal equilibrium at a temperature T. The Vx, let Vx, Vy, Vz be the components of velocity of molecule. The mean value of, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, तो आप इसको अपने आप ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैंने आज थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करा दिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।